हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि आपके 2014 का ये आपका सॉल्व पेपर है और 2020 में थोड़ा सा पेपर आपका टफ आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेक्टेड सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आज देखेंगे कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और जो नए बच्चे हैं वो लोग टाइम टेबल नोट कर लें। डेली आप जब तक एग्जाम रहेगा तब तक आपका देखो सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर और यूपी जीके की आपकी क्लास रहेगी। फिर इसके बाद सुबह 10 बजे आपको सामान्य अध्ययन की क्लास रहेगी। फिर इसके बाद 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है और इसके बाद आपकी 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे से सामान्य अध्ययन की एक क्लास और रहेगी। कुल मिला के अब बचे हुए दिनों में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसको भी पढ़ना है। इस कारण से ज़्यादा क्लास आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक हफ्ता में यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर कह सकते हैं जीके भी आपको दिमाग में पूरी भर लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेंस के लिए आप जानते ही हैं कि ज़्यादा कुछ मेंस में भी हिंदी नहीं आती है, 5 टॉपिक होते हैं, उनको भी आप आसानी से हमारे चैनल पर आप लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है क्या आपके किससे है? तो याद रखिए गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित थे आपके अथर्ववेद से थे। ऑप्शन जिसका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण संबंधित थे अथर्ववेद से, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें यजुर्वेद से तो यजुर्वेद से संबंधित थे आपके शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है नयनार कौन थे? नयनार कौन थे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो देख सकते हैं नयनार आपके ये शैव धर्म अनुयायी थे, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये शैव धर्म अनुयायी थे जो भगवान शिव की उपासना करते थे, ठीक है। और कह सकते हैं कि आपके दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जो उपासक हुआ करते थे उनको अलवार कहा करते थे। यहाँ पर नयनार पूछा है जो कि आपके शैव धर्म के उपासक थे, ठीक है। और जो वैष्णव धर्म के उपासक होते हैं उनको अलवार कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय यह आपके गुजरात में था, ठीक है, गुजरात में था। और इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी 470 ईस्वी में, ठीक है, 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक थे आपके भट्टारक, ठीक है, भट्टारक ने किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कह रहा आपसे हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपके कार्ले में, ठीक है। कहाँ पर? तो आपके कार्ले में स्थित है ये जो आपका है, ठीक है। आपका 4 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये है कहाँ? तो आपके महाराष्ट्र के पास आपका पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र के पास आपके पड़ता है जो कि बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 5 का यहाँ पर हो जाएगा आपके कहाँ पर? सी नंबर राजगृह में, ठीक है। कहाँ पर? राजगृह में है जो कि बिहार के नालंदा जिले में आपका स्थित है। और आपको पता होगा अगर याद हो कि 483 ईस्वी में, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? आपके राजगृह में किया गया था। अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था, महाकश्यप ने, ठीक है। कई पॉइंट आपको तैयार हो रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर होयसल की राजधानी थी। किसकी थी? होयसल की राजधानी थी। याद रखिएगा जो आपका द्वार समुद्र है इस समय अर्थात तो आधुनिक समय में इसे हलेबीड कहा जाता है जो कि कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी?
तो याद रखिए जानी जाती थी आपकी जय संहिता, ठीक है, किसमें, जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। इसकी रचना किसने किया है, महाभारत की रचना किसने किया है, तो वेदव्यास ने किया है, ठीक है, वेदव्यास ने किया है। कह सकते हैं कि पहले इसमें 88 पहले इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, तब यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका नाम परिवर्तन हो गया और सत संहिता के नाम से जाना गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो याद रखिए ये जो अभिलेख है आपका कौन सा, भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन राइट है आपका 8 का ए हो जाएगा। जो आपका भीतरी स्तंभ लेख है, इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया था। यह अभिलेख है कहाँ पर, तो ये अभिलेख आपके कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आपके सैदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान पर आपका स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये जो नाम की 3 नाटकों की रचना आपकी हर्षवर्धन ने किया था, हर्ष ने किया था। अर्थात यहाँ पर कूट आपका दिया गया है और कूट से आप पता कर सकते हैं कि जो आपका कौन है, प्रियदर्शिका, नागानंद और आपका रत्नावली। यहाँ पर ऑप्शन 9 का हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। इनमें से किसने शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो 10 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। किसने शाहजहां, इनमें से किसे यहाँ पर देखें, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था, तो ये दिया था आपके दारा सिकोह को दिया था। किसको दिया था, दारा सिकोह को यहाँ पर शाह बुलंद इकबाल की पदवी से यहाँ पर घोषित किया गया था, ठीक है। याद रखिए दारा सिकोह वही है जो कि कह सकते हैं कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था, जो कि सिर-ए-अकबर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और इन्हें लघु अकबर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। दारा सिकोह को कहा जाता था लघु अकबर, ठीक है, लघु अकबर। ये एक राइटर थे, लेन पोल ने कहा था लघु अकबर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय यहाँ पर रॉलेट एक्ट आपका पारित हुआ था। तो डेट भी आपसे पूछ लेता है रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट की डेट है आपकी 18 मार्च, ठीक है, कितनी, 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने यहाँ पर कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट आपका पारित किया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना गया था। इसमें से किसी भी संदेह अगर हो जाता था तो उसको बिना किसी वकील भी बिना किसी दलील की उसे अंदर कर देते थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था कब, तो 1947 याद रखिए ये प्रभावी हुआ था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। कब हुआ था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ब्रिटेन शासित भारत को 2 भागों में देखो बांटा गया था। कब, कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान को, ठीक है। तो इसमें से जो आपका स्वतंत्रता अधिनियम आया था वो आपका 1947, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को ये आपका हुआ था, ठीक है, और प्रभावी हुआ था। और यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत का विभाजन कब हुआ था। भारत का विभाजन, तो भारत का विभाजन आपका 15 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट हैं आपकी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, तो ये कब अपनाया गया था, तो ये इस समय जो कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, जो कि डेट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सी,
1905 को, याद रखिए, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, डेट क्या है, 7 अगस्त 1905 को यहाँ पर कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, और अगला प्रश्न है, फूट डालो राज्य करो की रणनीति अपनाई थी। फूट डालो और राज्य करो की जो रणनीति अपनाई थी, किसने अपनाया था? तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, आपके लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही फूट डालो और राज्य करो की आपकी रणनीति अपनाई गई थी। समझ में आ गया? चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी का मुख्यालय, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गदर पार्टी का मुख्यालय ये आपके है सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। तो ये पड़ता कहाँ पर है? तो याद रखिए, ये जो आपका पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया था आपके लाला हरदयाल के नेतृत्व में, कह सकते हैं, की गई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी का यहाँ पर स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आप उग्रवाद में शामिल थे, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये आपकी कह सकते हैं कि उग्रवादी राष्ट्र नेताओं के रूप में ये नहीं जाने गए, अर्थात ये इसमें से शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है किसे? तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को यहाँ पर कह सकते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक पॉइंट और भी पूछा जाता है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? तो धन का बहिर्गमन सिद्धांत सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उस समय कह सकते हैं कि इन्होंने ही जारी किया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? देखो, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा गया है, और अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष की पूछता, तो अस्थायी अध्यक्ष आपका दूसरा हो जाता, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि जो 9 अगस्त 1946 की जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसमें से यहाँ पर सबसे उम्र दराज के व्यक्ति कौन थे? तो आपके कह सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें अस्थायी तौर पर बैठा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम लोगों ने इसका बहिष्कार किया। इस कारण से पहली आपकी जो बैठक हो वो आपकी रद्द हो गई थी। फिर दूसरी आपकी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जो कि स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष चुन लिया गया था। समझ में आ रहा होगा? चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? देखिए, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराजगार का लक्ष्य रखा था। कब? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। ठीक है, और कहाँ पर? तो पहली बार तिरंगा जो लहराया गया था लाहौर में, रावी नदी के बाएं तट पर। अगर कभी ये पूछ ले कि कहाँ पर, तो रावी नदी के बाएं तट पर फहराया गया था आपका झंडा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भू आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? भू आंदोलन, और भाई भू आंदोलन का प्रारंभ आपकी याद रखिएगा कि ये तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में आपका हुआ था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है,
आपके देखो उस समय जब ये हमने बताया है 2014 का पेपर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका 2014 में ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आपका अलग हुआ था, है ना। तो वर्तमान देखा जाए तो आपका तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कौन आपका है आंध्र प्रदेश, तो आपको आंध्र प्रदेश लगाना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें भू आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति को पूछा जाता है कि भू आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, तो भू आंदोलन के प्रणेता थे आपके आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि शुष्कता की दशा संदर्भित है, शुष्कता की दशा संदर्भित है, तो यहाँ पर संदर्भित अर्थात कह सकते हैं कि जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की आर्द्रता को कहते हैं, याद रखिए वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की आर्द्रता को कहते हैं। तो ये जो आपका है कौन, ऑप्शन आपका 21 का हो जाएगा, बी नंबर, निम्न आर्द्रता को कहते हैं। किसको कहते हैं, निम्न आर्द्रता को कहते हैं, याद रखिए शुष्कता की दशा जो निम्न आर्द्रता को होता है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है, जो कि 4 करोड़ 46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। देखा जाए तो 30, ठीक है, आपकी जो एशिया आपका महाद्वीप है वो आपका 30% मतलब घेरे हुए है। और जो कह सकते हैं कि दूसरा आपका है, तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, दूसरा आपका कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है, जो कि कह सकते हैं 3 करोड़ 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका हो जाता है उत्तरी अमेरिका, फिर चौथा हो जाता है आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 23 को ऑप्शन राइट, बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। और सभी लोग फटाफट आंसर देते रहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोलते आ रहे हैं, बस आपको जवाब देते रहना है। तो जवाब यहाँ पर 23 को ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महानदी, ठीक है, महानदी उड़ीसा में है जो कि अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। इस नदी की बात करें तो महानदी की जो लंबाई है वो 858 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है सिहावा श्रेणी, ठीक है, सिहावा श्रेणी से निकलकर ये दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा के निकट, ठीक है, एक बड़ा सा डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, बड़ा सा डेल्टा का निर्माण करती है। फिर इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी पे जाती है, मतलब कि आपके ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण आपकी कर देती है, ठीक है। अगला प्रश्न है बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी, तो याद रखिए बेतवा नदी जो आपकी मिलती है ये आपकी कहाँ पर मिलती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो बेतवा नदी है ये आपकी मिलती है आपके यमुना से मिलती है, ठीक है, यमुना से मिलती है। तो बात आती है कि बेतवा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्य श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है बेतवा नदी की वो आपकी 480 किलोमीटर है, और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो समुद्र के किनारे अर्थात तटीय राज्य की बात किया है तो तटीय राज्यों की संख्या आपकी 9 है, कितनी है, 9 है। और 9 के हिसाब से देखा जाए तो पहला आपके यहाँ पर गुजरात हो जाता है, फिर दूसरा आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाता है, फिर इसके बाद आपका तमिलनाडु, फिर इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः जैसे तमिलनाडु हो गया ना, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, ठीक है, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे लगे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो याद रखिए ये मिट्टी आपकी होती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो आपकी होती है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। और इसका विस्तार भारत के विशाल मैदान जैसे कि पंजाब से असम तक आपका फैला हुआ है, याद रखिएगा लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये आपका विस्तृत है। अगला प्रश्न है कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है तंबाकू के खेत में, ठीक है, किस में पाया जाता है, तंबाकू खेत में पाया जाता है।
ये जो आपका ओरोबैंकी खरपतवार है ये मूल परजीवी खरपतवार होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो आपकी किस में पाई जाती है, सभी को पता होगा और सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। और बिल्कुल सही जवाब है 28 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सोयाबीन के दाने में, ठीक है। जो आप लोग सोयाबीन खाते हो ना सब्जी वाली, वो चीज़ नहीं, जो दाना आता है दाना उसमें होती है सोयाबीन। तभी कहते हैं कि बॉडी को अगर आपको तंदुरुस्त बनाना है तो या तो चना का सेवन करते हैं फुलाकर, या तो सोयाबीन के दाने को फुलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो जो दाना होता है उसमें होती है, वो खाने वाली सोयाबीन होती है उसमें कह सकते हैं कम होती है, ठीक है। लेकिन सोयाबीन खाने वाली जो होती है उसको खाना जरूरी होता है क्योंकि उसमें से प्लास्टिक पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोयाबीन के दाने में सबसे ज़्यादा आपकी प्रोटीन होती है। लगभग 33% प्रोटीन आपकी सोयाबीन में आपकी पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है। बासमती चावल आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो भारत है, भारत, तो भारत कह सकते हैं कि चावल का प्रमुख उत्पादक उपभोक्ता दोनों, अर्थात उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 29 को ऑप्शन सी, अर्थात यहाँ पर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर में यहाँ पर कह सकते हैं कि धान की रोपाई के लिए इतनी की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर में यहाँ पर 15 से 20 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहाँ पर भारत जो है वो बासमती चावल का प्रथम उत्पादक आपका है। और आपकी कह सकते हैं कि जो आपका पश्चिम बंगाल है वहाँ पर आपके चावल आपका बहुत ही होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। मुद्रा का अगर अवमूल्यन कर दिया जाता है तो इसका परिणाम क्या निकलता है। इसका परिणाम ये होता है कि देश में निर्यातकों को बढ़ावा मिलता है और आयातों का घटना, ठीक है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है, देश में निर्यातकों का बढ़ावा और आयातों का घटना, अर्थात हम लोग अगर मुद्रा अवमूल्यन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बिक्री के लिए भेजते हैं दूसरे देशों में, जिसे हम लोग निर्यात बोलते हैं। और आयात मतलब होता है दूसरे देशों से खरीदना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस, ह्यूमस शब्द आपका ये कह सकते हैं जो है ये क्या है, तो याद रखिए ह्यूमस ये मृदा संरचना का उदाहरण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका 31 का हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। मृदा संरचना में शब्द ये प्रयोग करते हैं, मतलब जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी, तो पृथ्वी में जहाँ पर ह्यूमस मतलब होते हैं ना थोड़ी सी आर्द्रता टाइप होती है, आर्द्रता टाइप, उसे हम बोल देते हैं ह्यूमस, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, अर्थात इलायची का उत्पादन कहाँ पर नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इलायची जो आपकी होती है वो आपकी लैटेराइट मिट्टी में ज़्यादा होती है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे 32 नंबर में तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, देखो केरल में भी है, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु, यहाँ पर आपकी जो लैटेराइट मिट्टी है काफ़ी हद तक पाई जाती है, लेकिन उड़ीसा में आपकी नहीं होती है। तो जवाब यहाँ पर 32 का डी हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि 2014-15 के अनुसार इलायची के उत्पादन में शीर्ष जो आपका था वो केरल था, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, ठीक है, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड, फिर इसके बाद देखा जाए तो जो आपका उड़ीसा है ये आपकी इलायची के लिए पहचान नहीं रखता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। याद रखिएगा, अगर आप पहली बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मुंबई की मीठी नदी, तो मुंबई की जो मीठी नदी है वो एक झील है पोवई, ठीक है। कौन सी झील है, पोवई झील है, पोवई झील से निकलती है और लगभग 15 किलोमीटर लंबी ये जो आपकी है, ठीक है। और इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो आपका होता है वो आपके कहाँ पर होता है, तो वर्तमान के हिसाब से जो आपका है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा है। वैसे देखा जाए तो नंबर 1 में जो आपका रहता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर ओडिशा, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है, इस कारण इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है
कह रहा आपसे हजीरा बीजापुर जगदीशपुर मतलब HBJ गैस पाइपलाइन, यह आपकी गैस पाइपलाइन है आपकी कौन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। तो थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, है ना। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 35 का आपका ए नंबर, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह आपकी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया था, 1986 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं ये जो गैस लाइन है, ये गैस लाइन है, यह आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली तक इसका विस्तार आपका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरावली की श्रेणियाँ, यहाँ पर 36 का ऑप्शन आपका याद रखिए। सबको पता होगा कि जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, तो राजस्थान में जो आपकी श्रेणी पाई जाती है वो आपकी है कौन सी, अरावली श्रेणी। आपकी गुजरात राज्य से लेके आपकी दिल्ली तक एक यह आपकी श्रेणी है जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में इसकी गिनती की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान में स्थित है। और ये आपकी कह सकते हैं विस्तार अगर पूछ लेता है कि अरावली श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो आपका राजस्थान तो है ही, गुजरात भी है, हरियाणा है और आपका दिल्ली, इन सब इनमें से आपका विस्तृत है, ठीक है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, तो गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर ऊंची है आपकी अरावली श्रेणी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका जो एशिया है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में ही आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। अब यहाँ पर ये शब्द जो दिया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, मतलब ये होता है कि जो आपका भारत है तो आपके भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में आपकी जो हवाएं आती हैं, साइबेरिया की ठंडी हवाएं, तो वो वहाँ पर कह सकते हैं भारत में नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मौसम आपको हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। और जो पेड़ होते हैं, पेड़ आपके कह सकते हैं कि वो अपने पत्ते साल भर में एक बार गिरा देते हैं, इस कारण से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपके एशिया में ज़्यादा आपको है, ठीक है। तो आपके भारत में भी आपको देखने को मिलता है पर्णपाती, है ना। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में जैसे आपने नाम सुना होगा साल, सागौन, शीशम, चंदन, महुआ, ठीक है, ये आपकी होती हैं और इनका काफी व्यापार भी होता है। अगला प्रश्न है सारगासो समुद्र की विशिष्टता। सारगासो क्या है, सारगासो सागर, याद रखिएगा कि सारगासो सागर क्या है, जो आपका उत्तरी अमेरिका है, फिर यहाँ पर नीचे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर आपका यूरोप है, फिर आपका यहाँ पर कह सकते हैं अफ्रीका है। तो यहाँ पर जो आपका अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर ये जो आपका स्थिति है अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर एक घास का बहुत बड़ा कह सकते हैं क्षेत्र है, घास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो जो घास का ही क्षेत्र है उसे ही हम लोग बोलते हैं सारगासो, मतलब एक घास जो नाम है उस घास का नाम सारगासो दिया गया है। तो ये जो आपका स्थित है कहाँ पर, तो आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगासो समुद्र, याद रखिएगा, याद रहेगा ना, याद रहेगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ सारगासो में आपकी मछलियाँ काफ़ी उत्पादन होता है। अगला है मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है, मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक किसका रहता है, तो आपकी चांदी का रहता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका मैक्सिको ही है। और अगर देखा जाए क्रम के हिसाब से तो पहला स्थान आपका मैक्सिको, दूसरा आपका पेरू, तीसरा आपका चीन, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा चिली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। सुपीरियर झील नाम याद आते ही आपको पॉइंट याद रखना है कि सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की झील में आपकी नंबर 1 में रहती है, मीठी झील के पानी में, ठीक है। मतलब मीठी झील जो आपकी है विश्व की सबसे बड़ी झील वो आपकी सुपीरियर झील है। और इस पे जो बसा हुआ है वो आपका कौन है, तो ऑप्शन आपका 40 का हो जाएगा डी, आपका डुलुथ, ठीक है। कौन, तो आपका डुलुथ ये जो नगर है ये सुपीरियर झील पर स्थित है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है।
नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन सा है? तो ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ये आपका नारियल का उत्पादन काफ़ी हद तक आपका करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रश्न था ये 2000 हमने बताया 14 का सॉल्व पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग नहीं, और नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर अगर हम आपको बता दें तो आपका जो भारत है वो आपका तीसरा स्थान। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आपको अपडेट रखना होगा। ठीक है, अलग से एक चार्ट आप बनाइएगा, नेट से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे लोहा चांदी सोना, इसमें से नवीनतम रिपोर्ट आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अगला पूछा गया है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की किस जिले में साक्षरता दर आपकी उच्चतम थी? तो जनगणना से लमसम कम से कम 3 प्रश्न आपको याद करके ही जाना है, मतलब पूरी तरीके से याद करना है, लेकिन 3 प्रश्न आपको आना मतलब आएंगे एग्जाम में कम से कम। यहाँ पर याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो आपका कह सकते हैं, यहाँ पर देखो आपका गौतम बुद्ध नगर तो दिया नहीं है, गौतम बुद्ध नगर तो है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो कानपुर है, ठीक है कानपुर है, ये यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। 43 को ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर है जो कि लगभग 84.37% है। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर आपके श्रावस्ती में है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो आपका क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ ही तो रहा है ना, निरंतर बढ़ रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो जनसंख्या घनत्व है वो कह सकते हैं किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग निवास करते हैं, ये आपका होता है। और 2011 के अनुसार यहाँ पर कह सकते हैं 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपका जनघनत्व रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं 2001 में जो जनघनत्व था उसके अकॉर्डिंग 57 की वृद्धि आपकी देखी गई है, अर्थात यहाँ पर 57 अंकों की वृद्धि आपके 2011 में हो गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने वाला योग्य है? मतलब कि इतिहास में देखा जाए तो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक जो कहलाया गया है वो आपका कौन सा है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जो आपका 2005 से जो 2015 है ये जो आपका है ये रोजगार विहीन वृद्धि दशक आपका कहलाया गया है। ठीक है, 45 क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कह रहा आपसे भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो भारत में यहाँ पर कह सकते हैं साक्षरता दर की जो गणना होती है वो 7 साल, ठीक है 7 साल वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से यहाँ पर साक्षरता दर की गणना की जाती है। और इस साक्षरता दर में कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक भाषा का बोलना अगर आता है और थोड़ा बहुत आपको लिखना आ गया तो समझ लीजिए आप साक्षर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? 47 को ऑप्शन राइट। तो याद रखिए जो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या थी वो आपकी 31.2 थी और ग्रामीण जनसंख्या 68.8 थी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? डी नंबर 31.2 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा वर्गीकृत किया गया है। अर्थात यहाँ पर यह कह रहा है कि भारतीय जो संविधान है उसमें से 5 अनुच्छेद हैं जो कि समानता को दर्शाते हैं। तो वो समानता को दर्शाने वाले अनुच्छेद कहाँ पर मिलेंगे? तो भारतीय संविधान में समानता को दर्शाने वाले जो आपके मिलते हैं वो आपके कहाँ से है? तो आपके अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है 14, 15, 16, 17, 18 ये जो आपके हैं, ठीक है तो ये आपके हैं, ये समानता को दर्शाते हैं। अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समानता आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 15 धर्म मूल जाति लिंग आधार के आधार पर कह सकते विभेद निषेध है। 16 में क्या है? लोक नियोजन में कह सकते हैं समानता दी जाएगी। 17 नंबर में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। ये जो आपके हैं आपके बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है
भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है? जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं जो आपके कह सकते हैं मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। और देखा जाए तो कई चीज़ें आपकी ली गई हैं, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि, ये सभी आपके अमेरिका से ही लिए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, देखिए कह रहा है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा गया है कि संविधान में बाद में जोड़ा गया है। तो ये बाद में जोड़ा गया है आपका कौन सा? तो यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से कुछ नए निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। उनमें से जो आपका सी है मुक्त कानूनी सलाह, ठीक है, मुक्त कानूनी सलाह यह आपका जोड़ा गया था। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39, ठीक है, अनुच्छेद 39 के का में ये शब्द आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था ये विचार विमर्श करती है आपके केंद्र और राज्य के संबंधों पर। तो केंद्र राज्य के संबंधों पर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य के संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 में न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए या उसमें से हवा भरने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हवाई जहाज के टायरों को जो चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि टायर को चौड़ा नहीं कर सकते, उसमें हवा ही भरेंगे तभी चौड़ा कर सकते हैं। 65 का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो जवाब है ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपकी हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। और पहले स्टार्टिंग में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते थे, लेकिन हाइड्रोजन गैस आपकी ज्वलनशील गैस ही है। जैसे ही जो हवाई जहाज होते थे, लैंडिंग करते थे, उतरते थे, तो उनके टायरों में आग लग जाती थी। वो क्यों? क्योंकि उसमें से नाइट्रोजन जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो आपकी ज्वलनशील होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो आपके नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग यहाँ पर काफ़ी हद तक आपका किया जाने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2014 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बी हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा आपसे सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। ऑप्शन बी है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये चीज़ फॉलो कह रहा है? तो याद रखिएगा बिल्कुल सही बात है कि जो तीव्र प्रकाश में होता है तो शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन होता है, जिससे यहाँ पर प्रकाश अवांछनीय, अर्थात यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। जो ए है वो आर का सटीक स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, क्योंकि ये अवांछनीय होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही बनाई जाती है, ये आपकी किससे बनाई जाती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो आपकी है इयोसिन से। ठीक है, 67 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इयोसिन से बनाई जाती है आपकी लाल स्याही। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताइए। देखिए प्रश्न जो आपका कह सकते हैं लेबल आपका कुछ भी हो, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी को एग्जामिनर भूलता नहीं है और ना भूलने दिया जाएगा अपने इतिहास में इस कह सकते हैं त्रासदी को। तो ये त्रासदी आपकी लगभग 3 दिसंबर को 1984 में हुआ था। इसमें से आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड अर्थात MIC का रिसाव हुआ था, जिसमें से बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब यहाँ पर बात आती है कि कंपनी कौन थी। कंपनी का नाम था आपका यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा कीटनाशक संयंत्र जो आपका ये मध्य प्रदेश आपके
जो भोपाल है वहाँ पर स्थित थी, ठीक है, और उसमें से MIC अर्थात मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ गया था। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। यहाँ पर कह रहा फोटोग्राफी को अगर साफ करना है तो उसके लिए जो प्रयोग होता है रासायनिक पदार्थ वो आपका है आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। इसके द्वारा कागज मतलब कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा कौन सा नमक है जिसका प्रयोग प्रतिदिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका है आपका ऑप्शन बी समुद्री नमक, 70 का बी समुद्री नमक का प्रयोग प्रतिदिन करने से क्या होता है, लकवा, डायबिटीज, रक्तचाप, विभिन्न प्रकार की गंभीर रोग आपको देखने को मिलता है। इसलिए हमें अपने खाद्य पदार्थ में प्रतिदिन समुद्री नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर करना किसका चाहिए, तो कभी कभी सेंधा नमक का भी प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक में 65 प्रकार के प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आपके लाभदायक होते हैं। और डायबिटीज वाले व्यक्ति को अपने खाद्य सेवन में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। देखो, यहाँ पर डायबिटीज की ज़्यादा प्रयोग करने की बात हुई है, ऐसा नहीं है। और याद रखिए, कोई भी व्यक्ति नमक के बिना नहीं रह सकता है ना, लेकिन सेंधा नमक का अगर प्रयोग यहाँ पर कभी कभी कर लिया जाए तो बॉडी जो आपकी है वो कहीं ना कहीं आपकी जो बैलेंसिंग है वो आपकी बनी रहेगी, ठीक है। अगला है कि प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, प्राकृतिक कपूर, तो प्राकृतिक कपूर को देसी कपूर या भीमसेनी कपूर या जापानी कपूर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, कितने नाम से जाना जाता है प्राकृतिक कपूर को, प्राकृतिक कपूर, देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, जापानी कपूर, इनके नाम से जाना जाता है। और ये कपूर के वृक्ष का जो वानस्पतिक नाम है वो आपका है सिनामोमम आपका कैम्फोरा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंडमान सी हो जाएगा। चीन और जापान के एक देशज वृक्ष हैं, ठीक है, चीन और जापान के ये देशज वृक्ष हैं, इनका नाम है आपका सिनामोमम कैम्फोरा, ये है, इनसे यह आपका प्राप्त होता है, ठीक है। और यह वृक्ष चीन में भी पाया जाता है, जहाँ से यह ताइवान, जापान, कोरिया आदि देशों में पहुँचा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपकी विटामिन को, ठीक है। किसे कहा जाता है, तो आपके विटामिन को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा कि विटामिन समूह को सहायक आहार कारक की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो कई प्रकार के रोग आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला है, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है। भोजन का एक प्रमुख अंग, भोजन का प्रमुख अंग होता है, देखो, भोजन करने से आपको एक ही चीज़ की उससे आस होती है कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट वह वानस्पतिक, ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वो रासायनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक अनुपात होता है 1:3:1, ठीक है। इसका अनुपात होता है, उसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन होता है। याद रखिए, मनुष्य के बाल में और नाखून में एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम दिया जाता है केरोटिन, केरोटिन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो आपका केराटिन है, ठीक है, ये इसमें से प्रोटीन विद्यमान रहता है, ठीक है। और इसीलिए देखते हैं कि ये नाखून आपके बढ़ते रहते हैं, ठीक है, बाल भी बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें उपस्थित से किसकी होती है। गाय का जो रंग होता है हल्का सा पीला देखने को मिलता है, इसका घी भी पीला ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा केसिन के कारण आपकी केरोटीन। देखो, केसिन के साथ साथ, केसिन तो होता ही है दूध में, लेकिन उसके साथ केरोटीन भी होता है, जिसके कारण से दूध या कह सकते हैं घी वगैरह इन गाय का थोड़ा पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण आपका है वो आपका कौन सा,
तो जो रबड़ है, ठीक है, ऑप्शन आपका 76 का डी हो जाएगा। रबड़ जो आपका है ये जैव निम्नीकरण होता है, मतलब कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो वृक्ष के रस या लैक्टिस से बनाया जाता है और सबसे अधिक रबड़ हैविया ब्राजीलियंस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अमेरिका के अमेजन जंगलों में काफ़ी हद तक ये पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत आपकी क्षय हो रही है, इसके लिए ऊपर उत्तरदायी आपकी गैस कौन सी है यहाँ पर, तो जवाब इसका आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो आपको मिलेगा कल 9:30 बजे, मतलब कल आपका टाइम जो भी हो 9 बजे लगभग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने बता दिया है कि टाइम टेबल नोट कर लीजिए। यहाँ पर सुबह, ठीक है, सुबह आपको करंट अफेयर प्लस यूपी जीके के प्रश्न मिलेंगे सुबह 7 बजे। सुबह 10 बजे आपको जीके का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जाएगा, तो जीके का मॉडल पेपर 10 बजे सॉल्व कर सकते हैं। 5 बजे, शाम 5 बजे हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, तो 5 बजे हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि शाम 7 बजे भी आपको जीके का ही मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाए, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आपकी क्लास चल रही है तो 9 बजे से हो सकता है 9 बजे से आपकी रहे। तो कुल मिला के बने रहिए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर आपको लिंक दे सके, क्योंकि यूट्यूब में कह सकते हैं नोटिफिकेशन की समस्या बनी रहती है। सिर्फ 2 ही 3 वीडियो के नोटिफिकेशन जाते हैं, तो आप टेलीग्राम से आइए या आप लोग यहाँ पर टाइम के अनुसार चेक भी करते रहिए वीडियो आया है या नहीं। समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, युद्ध का मैदान कह सकते हैं आपको फतेह करना है, तो आपको पूरी जान लगा देना है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि एडमिट कार्ड का इंतज़ार आप लोग भी करते हैं, उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं जब एडमिट कार्ड आए तभी लिए आपके लिए मेहनत करें। वैसे मेहनत तो आपको लगातार यहाँ पर करा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट कराए हैं, हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देखते चलिए और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जीके के भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको ला देंगे। और उम्मीद है कि जीके में भी आप पीछे नहीं होंगे, हिंदी की तरह अपना प्रदर्शन करके ही एग्जाम में आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और हमारे टेलीग्राम को सर्च करिए देव जीके ट्रिक्स, टेलीग्राम देव जीके ट्रिक्स सर्च करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी हिंदी के अवेलेबल हैं और जीके की भी अवेलेबल हो जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।